हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। हमने 8 क्लासेस कवर की हैं, ये सब उसी का रिपीटेशन है, लेकिन इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी साई फंक्शन को कैसे बताएंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। बेसिकली हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में 5 पोस्टुलेट हैं। इसमें से सबसे पहला पोस्टुलेट है, द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय ए फंक्शन साई आर टी। जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तो बताया था तो हम इलेक्ट्रॉन है इसकी सारी प्रॉपर्टीज वेव नेचर कंसीडर करके पढ़ेंगे, और उस वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये साई किसका फंक्शन होता है ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। तो साई होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो साई दो चीज़ों का फंक्शन हुआ, एक तो हुआ कोऑर्डिनेट का और एक हुआ टाइम का। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं और टाइम है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इस साई आर टी को कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन इनटू टाइम के फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में ऐसा कोई फंक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इंडिविजुअल के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं और टाइम है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है। अब हम इस साई आर और साई टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, जो साई आर है, जो कोऑर्डिनेट वाला फंक्शन है, उसको कैलकुलेट किया जाता है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन से। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग फंक्शन ड्राइव करके देगी। सेकंड है हमारे पास साई टी, मतलब जो फंक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो अभी तक बात हुई कि जो हमारे पास फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साई क्वांटम केमिस्ट्री में, उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली थी नॉर्मलाइजेशन, सेकंड थी ऑर्थोगोनैलिटी। इसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब बताया था मैंने, अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में तो उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता था साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। इस डी टाउ की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती थी। जैसे 1D बॉक्स है तो होती है इसमें dx, अगर 2D बॉक्स है तो dx इंटू डी वाई, अगर 3D बॉक्स है तो dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल आती है तो हम बोलते हैं हमारे पास जो साई फंक्शन है ये एक नॉर्मलाइज फंक्शन है, मतलब उस लिमिट में हमारे पास पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। सेकंड है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी। अगर हमारे पास दो फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, उसका मतलब है वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी, उसमें जो इलेक्ट्रिक वेव्स थी और मैग्नेटिक वेव्स थी वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थी। दो फंक्शन ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम साई एम स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ ओवर होल स्पेस। ये अगर 0 के इक्वल आ जाता है इसका मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। ये हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया था, तो फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ खत्म होता है। अब हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए क्वांटम मैकेनिकल लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर। तो देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ोगे एक बारी दोबारा तो आपको समझ आएगी कि ये सारी टर्म हमने पढ़ ली है। हमने ऑब्जर्वेबल पढ़ लिया है। ऑब्जर्वेबल वो सारी प्रॉपर्टी जो मोशन के साथ चेंज होती हैं, जैसे पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगी अगर मोशन होगा, मोमेंटम चेंज होगी, मोमेंटम अगर लीनियर मोशन है तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगी, अगर सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्वांटम में एग्जिस्ट करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो लीनियर होने चाहिए। लीनियर कैसे होते हैं वो हमने निकालना सीख लिया है। सेकंड है वो हार्मिशन होने चाहिए। हार्मिशन भी चेक किया था हमने, किसी ए का अगर हम डैगर कर दें और वो ए के इक्वल आए तो वो होते हैं हार्मिशन ऑपरेटर। अब इन ऑब्जर्वेबल के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ऑपरेटर होंगे वो क्या क्या होंगे? जो पोजीशन होता है इसके रिस्पेक्ट में ऑपरेटर होता है एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, जिनका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको
पढ़ाया था। जो मोमेंटम होता है ये दो तरह की होती है, लीनियर हो सकती है या फिर एंगुलर हो सकती है। जो लीनियर मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी कैप से, जिसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स। फिर है काइनेटिक एनर्जी, इसके ऑपरेटर की वैल्यू होती है पी स्क्र अपॉन 2m। पी का जो ये ऑपरेटर है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 2m कर देना है। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होता है v। जो ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है इसकी अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग सिस्टम के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका ऑपरेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब हमारे पास थर्ड है, इन एनी मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड विद ऑपरेटर ए द ओनली वैल्यू दैट विल बी ऑब्जर्व्ड आर आइगन वैल्यू। इस पोस्टुलेट का मतलब है अगर हमें किसी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है, जैसे पोजीशन की निकालनी है, मोमेंटम की निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की, इनके ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, तो हम इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। इसके लिए हम ए ऑपरेटर लेते हैं और कोई साई फंक्शन लेते हैं। साई एक वेल बिहेव्ड फंक्शन होना चाहिए। ये वेल बिहेव्ड कैसे होगा ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हमें इस ए ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेबल है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करा देंगे और हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और जो साई है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो जो ये ए आया है ये इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेबल की वैल्यू है। अगर ए की जगह काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता तो ए होता वो काइनेटिक एनर्जी होता विद रिस्पेक्ट टू दिस साई। अगर ए कोई अब लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता तो जो ये आइगन वैल्यू आई है ये इस साई की आइगन वैल्यू होती। अब हम देखते हैं कि ये जो साई है ये वेल बिहेव्ड कैसे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने CSIR नेट, IIT जैम और गेट इन तीनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक फंक्शन दिया होगा और पूछेंगे कि ये वेल बिहेव्ड है या नहीं है। तो किसी भी साई के वेल बिहेव्ड होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो सारी कंडीशन फॉलो करता है तो वो वेल बिहेव्ड फंक्शन होता है और उसको हम क्वांटम में इजीली यूज कर सकते हैं। अब वो कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। पहली कंडीशन है साई मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड इन गिवन लिमिट्स इफ एनी। इसका मतलब समझे तो देखिए जो साई है इसकी जो भी वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब एक डेफिनेट नंबर आना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, मतलब एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते तो सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। इन गिवन लिमिट्स, जो हमें लिमिट दी हैं उसके अंदर फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। अगर हमें लिमिट नहीं दी है तो हम ये वैल्यू ओवरऑल होल स्पेस चेक करेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू फाइनाइट भी होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होनी चाहिए। अब ये पहले देखते हैं कि सिंगल वैल्यूड कैसे चेक करेंगे, फिर देखते हैं फाइनाइट कैसे चेक करेंगे लिमिट्स के अंदर। सबसे पहले सिंगल वैल्यूड, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिंगल वैल्यूड चेक करना है तो वो दो तरह से चेक कर सकते हैं। पहला है अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू एंटर करें और हमारे पास केवल एक वैल्यू आए फंक्शन की, तो वो होता है फंक्शन सिंगल वैल्यूड। देखिए इसके लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी लिए हैं। अगर मैं ये एक ग्राफ बना देता हूँ और इसमें x1 एंटर करता हूँ, तो x1 एंटर करता हूँ तो इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आई है फाइनल वो आई है y1। मतलब अगर मैं एक x की वैल्यू एंटर करता हूँ तो हमारे पास एक ही y की वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा नहीं आती है। ऐसे ही अगर मैं x2 एंटर करता हूँ तो भी मेरे पास एक ही वैल्यू आई है y2। इसका मतलब है जो ये ग्राफ है ये इस लिमिट में यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरा मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देखिए। ये चीज़ चेक करने के लिए वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता कई बारी तो आप उस ग्राफ की मदद से भी चेक कर सकते हो कि फाइनाइट है या नहीं है, सिंगल वैल्यूड है या नहीं है। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो देखिए ये साइन का ग्राफ है। अगर मैं x1 एंटर करता हूँ तो देखिए ये x1 के रिस्पेक्ट में हमारे पास y1 वैल्यू आएगी जो 1 से छोटी होगी, क्योंकि साइन की रेंज
-1 से +1 होती है। ऐसे ही अगर मैं x2 वैल्यू एंटर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा y2। अगर यहाँ पे x1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आएगी y1। अगर यहाँ x2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आएगी y2। और ये सारी वैल्यू -1 से +1 के बीच में एंटर करेंगी। x1 एंटर किया तो मेरे पास y1 आया है और x2 एंटर किया तो मेरे पास y2 आया है। इसका मतलब है एक x एंटर करने पे मेरे पास एक ही x y की वैल्यू आ रही है। तो ये जो साइन x है ये भी एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरा सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है अगर मैं डिफरेंट x की वैल्यू एंटर करूं और मेरे पास y की वैल्यू सेम आ जाए तो वो फंक्शन भी हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। वो भी फंक्शन एक्सेप्टेबल होते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। देखिए अगर ये मैंने एक ग्राफ बना दिया है, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, इसमें x1 x2 x3 और x4 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ y की वैल्यू कुछ आएगी, इसके रिस्पेक्ट में भी सेम y की वैल्यू, इसके में भी, इसके में भी। इसका मतलब है x1 x2 x3 और x4 इन चारों के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू एक ही आई है और वो है y1। ये ग्राफ भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर। आपको पैराबोला का ग्राफ आता होगा, ऐसा कुछ बनता है y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर का। अगर मैंने x1 पुट करा है तो भी यहाँ वैल्यू y1 आएगी और -x1 पुट करा है तो भी वैल्यू y1 आएगी। ठीक है, y1 किसकी इक्वल होगा, x1 स्क्वेयर के। इसका मतलब है ये ग्राफ भी अलाउड है। तो हमने क्या सीखा, सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है या तो हम एक वैल्यू एंटर करें और हमारे पास एक वैल्यू बाहर आ जाए, या फिर हम x की डिफरेंट वैल्यू एंटर करें और हमारे पास एक वैल्यू बाहर आ जाए। अगर हम x की एक वैल्यू एंटर करें और y की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, अगर हम x की वैल्यू एक एंटर करें और y की वैल्यू देखो डिफरेंट आ जाए, तो इस ग्राफ को हम सिंगल वैल्यूड नहीं कहते। इसमें देखो मैंने x की एक वैल्यू एंटर करी तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ y की वैल्यू आएगी, फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ आएगी, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ, ऐसे ऐसे 5-6 वैल्यू आ जाएंगी। तो इस ग्राफ को हम सिंगल वैल्यूड नहीं कहते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेकंड था हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो फाइनाइट कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू उस लिमिट में, जो हमारे पास जो लिमिट है इसमें कहीं इन्फिनिटी को टेंड तो नहीं कर रही है। इन्फिनिटी को अगर टेंड नहीं कर रही है, वैल्यू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है उस ग्राफ की वो एक फाइनाइट वैल्यू है। इसके लिए मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन हमारे पास कंसीडर होंगे क्वांटम में या नहीं होंगे। पहला मैंने लिखा है एफ एक्स इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की लिमिट हमारे पास 1 से -1 के बीच में। जब x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 आएगा, या फिर -1 पुट करूँगा कोई बात नहीं है, वो 1 ही हो जाएगा और 1 -1 बन जाएगा, ये 1 -1 बन जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 ये बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब है जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ या फिर -1 पुट करता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। इसका मतलब बना कि हम एफ एक्स को यूज़ नहीं कर सकते क्वांटम में, ये फंक्शन नॉट अलाउड है क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। सेकंड फंक्शन कंसीडर किया है मैंने एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और हमें चेक करना है कि इसकी फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है। और हमारे पास इसमें लिमिट ली है x टेंस टू 0। हमें x टेंस टू 0 के ऊपर चेक करना है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है या नहीं है। अगर फाइनाइट हुई तो ये फंक्शन वैलिड हो जाएगा, अगर फाइनाइट नहीं हुई तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। आप सभी ने साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट x टेंस टू 0 ट्वेल्थ क्लास में वैल्यू पढ़ी थी, जो आती है इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स बाई एक्स वैलिड फंक्शन है एट x टेंस टू 0। अगर कोई और लिमिट होती तो हम उसके हिसाब से देखते, अभी हमें x टेंस टू 0 के ऊपर चेक करना है तो वैल्यू आई है 1, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। थर्ड है हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू 10x बाई एक्स, और इसमें भी हमें चेक करना है लिमिट x टेंस टू 0।
आप सभी को पता है जो tan x है इसकी वैल्यू होती है sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो मुझे इसको x से डिवाइड करके उसकी वैल्यू x टेंस टू 0 के ऊपर निकाल लेनी है। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ x आ जाएगा, तो मैं sin x बाई एक्स को एक साथ लिख रहा हूँ और 1/x को एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखिए x टेंस टू जब 0 होगा तो sin x बाई एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1/cos x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूँ और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी और ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास अलाउड हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। फोर्थ है हमारे पास sin x और इसके लिए लिमिट है हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है। और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है कि जो भी इसकी लिमिट होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। मतलब x की कुछ वैल्यू पुट कर लो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, साइन x की वैल्यू -1 से +1 तक आएगी। इसका मतलब है यह कहीं भी इनफाइनाइट को टेंड नहीं करेगा और इसका मतलब है जो साइन x है ये एक फाइनाइट फंक्शन हो जाएगा और ये क्वांटम में अलाउड हो जाएगा। क्वांटम के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। अगला है हमारे पास कोस एक्स। अगर आप कोस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों की रेंज है जो कोस एक्स और साइन एक्स की वो -1 से +1 है। इसका मतलब जो भी वैल्यू होंगी कोस एक्स और साइन एक्स की वो -1 से लेके +1 तक होंगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी किसी भी रेंज में एक्सपुट करेंगे। इसका मतलब है जो कोस एक्स है ये भी क्वांटम में अलाउड है। फिफ्थ है हमारे पास tan x और इसमें x की लिमिट है -π से लेके +π तक। मतलब हमें -π से लेके +π तक चेक करना है कि tan x की कोई इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं बन रही, इसकी वैल्यू जितनी भी बन रही है वो फाइनाइट तो बन रही हैं। तो देखिए अपने को tan x की वैल्यू पता है, tan x की वैल्यू होती है sin x डिवाइडेड बाई cos x। अगर मैं x की वैल्यू π/2 पुट कर दूं तो यहाँ पे देखिए x की क्या π/2, यहाँ पे भी π/2, तो sin x की π/2 के ऊपर वैल्यू होती है 1 के इक्वल एंड cos x की π/2 के ऊपर वैल्यू होती है 0 के इक्वल। तो ये 1/0 बन गया। 1/0 की वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो tan x है वो π/2 के ऊपर इन्फिनिटी को टेंड कर गया। इसका मतलब है tan x क्वांटम में अलाउड नहीं है। क्वांटम के लिए tan x के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। सिक्स्थ है हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका ग्राफ मैंने मैथमेटिक्स की क्लास में कराया हुआ है। इसमें हमें देखना है y की वैल्यू x के साथ कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमें x की लिमिट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी तक और एक और कंडीशन दे रखी है जो कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हमें y की वैल्यू चेक करनी है तो क्या करेंगे, हम y इक्वल टू c/x लिख देंगे। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा x की जगह और ये बन जाएगा c/0। अगर c अब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी y की इन्फिनिटी के इक्वल एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इंटू वाई इज इक्वल टू c क्वांटम केमिस्ट्री में अलाउड नहीं है। आप ऐसा कोई फंक्शन क्वांटम केमिस्ट्री में नहीं देखोगे। अगला हमारे पास इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। आप हमेशा याद रखिए कोई भी इनवर्स फंक्शन है वो क्वांटम केमिस्ट्री में बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्योंकि इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है। ये x टेंस जब आगे जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स का होता है। तो इन दोनों को भी हम अलाउड नहीं कर सकते। ऐसा कोई फंक्शन आप नहीं देखोगे पूरी क्वांटम केमिस्ट्री में। ऐसे ही होता है हाइपरबोलिक फंक्शन साइन एच एक्स कोस एच एक्स, ऐसा भी कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर आपको ये समझ आया है तो आप जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला हमारे पास 8th y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x²। लिमिट है हमारे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। मतलब हमें -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी चेक करना है इस y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x² की एक फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है। अब आपके पास दो वे हैं जिससे आप चेक कर सकते हो। पहला है ग्राफ। तो देखिए अगर आपको ई रेज टू पावर -x² का ग्राफ पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ई रेज टू पावर -x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखिए
ऐसा होता है। ये x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू होती है 1, और जब x इक्वल टू इन्फिनिटी जाता है तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाती है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी पुट करके देख सकते हो वैल्यू। जब मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो x की जगह माइनस इन्फिनिटी आएगा, उसका स्केयर करेंगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। जब x माइनस इन्फिनिटी को गया तो y की वैल्यू 0 आ गई है। ऐसे ही जब x प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो ई रेज टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी का स्केयर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू भी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगी, और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर 0, और ई रेज टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से जब हम प्लस इन्फिनिटी जाएंगे तो जितनी भी वैल्यू होंगी वो 0 से लेके +1 तक वेरी करेंगी, और ये सारी रियल वैल्यू होती हैं। इसका मतलब है ये भी फंक्शन अलाउड है क्वांटम केमिस्ट्री में। ऐसा फंक्शन आप हाइड्रोजन एटम में SHO में देखोगे, तो ये फंक्शन का भी क्वांटम केमिस्ट्री में वेलकम है। अब अगला हमारे पास 9e⁻x², और हमें वही लिमिट दी है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। एक तो आप ग्राफ से देख सकते हो, अगर आप ग्राफ से नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट देख लीजिए। x की वैल्यू जब -इन्फिनिटी पुट करूँगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा e⁻⁻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 ⁻
इन्फिनिटी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी के इक्वल। तो मतलब है जब भी मैं प्लस इन्फिनिटी लिखूँ या माइनस इन्फिनिटी लिखूँगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। इसका मतलब है ये फंक्शन क्वांटम केमिस्ट्री में अलाउड नहीं है। ऐसा फंक्शन आप बिल्कुल नहीं देखोगे क्वांटम केमिस्ट्री में। तो ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। फाइनाइट कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, ये हुई हमारे पास पहली प्रॉपर्टी खत्म। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिससे हम चेक करेंगे कि कोई साई अलाउड है या नहीं है, वो है साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। इसको कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे? पहला तरीका है आप ग्राफ से चेक कर लीजिएगा। अगर ग्राफ से आपको नहीं पता है तो आप सिंपल तरीका यूज करिएगा। अगर आपको साई को कंटिन्यूअस चेक करना है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करिए। अगर वो एग्जिस्ट करता है इसका मतलब साई कंटिन्यूअस है। अगर आपको डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है तो आप उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करिएगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। अगर आपको फंक्शन नहीं दे रखा, ग्राफ दे रखा है कि आपको कोई ग्राफ है, उससे आपको चेक करना है कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 2-3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहला हमारे पास अगर कोई साई का ग्राफ दे रखा, हमें इसे चेक करना है तो उसमें ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। मतलब ऐसे अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एकदम से चेंज हो गया, पीक बन गई कोई ऐसी। अगर कोई ऐसी पीक बन गई तो वो फंक्शन अलाउड नहीं है। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक में पीक बना के दे रखी थी उन्होंने 4 ऑप्शन में, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास। पहला तो होना चाहिए ग्रेजुअल चेंज, सेकंड हमारे पास पीक नहीं होनी चाहिए, थर्ड है हमारे पास कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो अगर इस ग्राफ की बात करें, इस वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो पहले तो इंक्रीज हुआ ग्राफ, बाद में एकदम से ब्रेक पॉइंट आया और कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ग्राफ से देखें तो कैसे पता लगाएंगे कि अलाउड है या नहीं है? तो उसके लिए ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए और शार्प चेंज नहीं होना चाहिए और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अपनी 2 प्रॉपर्टी खत्म हुई। थर्ड हमारे पास साई मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कहाँ होगी? जो हमें लिमिट्स दी होंगी जिनके बीच में हमें फंक्शन को चेक करना है सारी चीज, वो होती है बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर फंक्शन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? साई मस्ट बी 0 एट बाउंड्री। मतलब साई है वो फंक्शन है, उसकी बाउंड्री के ऊपर वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। मैं कोई साइन का फंक्शन बनाता हूँ ऐसे ऐसे, ये है यहाँ पे 0 है, यहाँ π/2 है, तो ये बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता? तो बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब है हमें ये भी चेक करना होगा कि वो बाउंड्री के ऊपर 0 होता है या नहीं होता है। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है y = sin x और इसके लिए बाउंड्री है 0 से लेके 2π तक। तो हमें बाउंड्री चेक करनी है तो sin 0 की वैल्यू भी 0 है और sin 2π की वैल्यू भी 0 है। बेटर है आप ग्राफ से चेक करिए। देखिए यहाँ पे 0 है
यहाँ पे x इक्वल टू 0 के ऊपर साइन की 0 वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x के ऊपर भी साइन x की वैल्यू 0 है और 2 पाई के ऊपर भी साइन x की 0 है। तो मतलब बाउंड्री कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू हो गई है 0। पाई इक्वल टू साइन x बाउंड्री कंडीशन को बिल्कुल फॉलो करता है, तो ये फंक्शन बिल्कुल अलाउड है। सेकंड है हमारे पास cos x, और इसके लिए हमारे पास बाउंड्री है -π/2 से +π/2 के ऊपर। तो या तो आप वैल्यू पुट करके देखिए, cos ऑफ x में x की वैल्यू पुट करिए π/2, एक बारी -π/2। अगर आप पुट करोगे तो दोनों वैल्यू 0 आएंगी। या सेकंड आप ग्राफ से डायरेक्ट देख लीजिए, ग्राफ कुछ cos x का ऐसा होता है, -π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 होती है और +π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 होती है। यही हमारे पास बाउंड्री है। तो मतलब यहाँ भी वैल्यू 0 है और यहाँ भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो cos x है वो बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है और वो क्वांटम में अलाउड है। अभी तक देखो, cos x ने फाइनाइट कंडीशन भी फॉलो करी, cos x ने सिंगल वैल्यूड भी फॉलो करी, cos x ने ग्रेजुअल भी फॉलो करा और cos x ने बाउंड्री कंडीशन भी फॉलो करी। सेम फॉर sin x। इसका मतलब है जो cos x है और sin x है ये अलाउड होंगे क्वांटम केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पास खत्म हुआ कि कैसे किसी भी फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि वो क्वांटम केमिस्ट्री में अलाउड है या नहीं है। आपको केवल 3 कंडीशन याद रखनी है जिससे आप चेक कर सकते हो कि वो अलाउड है या नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो वो फंक्शन है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई होप अभी तक का आपको समझ आया होगा। तो इस तरह आपके 3 पोस्टुलेट खत्म हो गए हैं। जो 4th है और 5th है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।